उसके बाद रतिकर पर दधिमुख पर्वत और तीसरे रतिकर पर्वत। ऐसे 3 पर्वतीय हिमालय होते हैं। इस प्रकार से जम्बू द्वीप, धातकी खंड द्वीप और पुष्करार्ध द्वीप, इसके बाद नंदीश्वर द्वीप, इन 4 द्वीपों की चर्चा हमने कल तक की थी, क्योंकि बीच वाले क्षेत्रों पे अकृत्रिम जिनालय नहीं है। अकृत्रिम जिनालय नहीं होने के कारण उनकी चर्चा यहाँ पर अपन ने की नहीं। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं वो अगला द्वीप, कुंडलवर द्वीप, जो कि 11वें नंबर का है, और दूसरा 13वें नंबर का रुचकवर द्वीप। तो देखना, शुरुआत से देखो, पहला द्वीप जम्बू द्वीप, दूसरा धातकी खंड द्वीप, तीसरा पुष्करार्ध द्वीप, चौथा डायरेक्ट 8वें नंबर का नंदीश्वर द्वीप, पांचवा कुंडलवर द्वीप और छठा रुचकवर द्वीप। ऐसे 6 क्षेत्रों में अकृत्रिम जिनालय होते हैं, और उन अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा जिनवाणी में आती है। वही मध्यलोक के अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा बीच बीच में आपने देखा था कि इन अकृत्रिम जिनालयों के अलावा भी जो भी देवियों के या देवों के भवन है या उनके ग्राम है, नगर है, इसमें भी अकृत्रिम जिनालय तो है ही। जैसे हमने विजयार्ध पर्वत पर विद्याधरों की जो नगरियां हैं, उसमें भी अकृत्रिम जिनालय देखे थे। अभियोग्य जाति के जो देव थे, वहां भी अकृत्रिम जिनालयों की बात की थी। उसके बाद पद्म नाम के सरोवर में, पद्म ही नहीं बाकी के सब सरोवरों में उनकी चर्चा हमने की थी। और उसी प्रकार से सरोवरों में मतलब सरोवरों के अंदर होने वाले कमलों के ऊपर अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा हमने की थी। इसी प्रकार से जहां जहां कुलाचल आदि है, वहां पे अन्य कूटों के ऊपर जो व्यंतर जाति के देवों के नगर या भवन है, उसमें भी अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा की थी। ऐसे देखा जाए तो असंख्यात अकृत्रिम जिनालय हैं। मैं कृत्रिम की बात नहीं कर रहा हूं, अकृत्रिम की बात कर रहा हूं, जो अनादिकाल से बने बनाए हैं, जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता, या कोई निर्माण भी नहीं कर सकता। ऐसे वे अकृत्रिम जिनालय असंख्यात हैं। ये तो मध्य लोक की चर्चा कर रहा हूं, अभी अपन ऊर्ध्वलोक की भी चर्चा करने वाले हैं। लोक की भी चर्चा यहाँ पर हो रही है, जिसको कि अपन ने नरलोक देखा था। उन नरलोक में होने वाले असंख्यात अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा, ठीक है। अब जो 458 अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा अपन ने की, वह अकृत्रिम जिनालय कैसे हैं? तो वे अकृत्रिम जिनालय 108 प्रतिमाधारी और 500 धनुष ऊंचाई की प्रतिमा वाले अकृत्रिम जिनालय, उनको सिर्फ 458 में गिना गया। बाकी के अकृत्रिम जिनालयों में एक प्रतिमा हो सकती है, 2 या 3 प्रतिमा, उसका कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं। लेकिन ये जो 458 अकृत्रिम जिनालयों की बात कर रहे हैं, उसमें 108 प्रतिमाएं हैं, और वे सभी प्रतिमाएं 500 धनुष ऊंची होती है, ठीक है। ऐसे अकृत्रिम जिनालय इस मध्यलोक में कितने हैं? तो 458 अकृत्रिम जिनालय हो। उन्हीं की चर्चा अभी यहां पर अपन ने की। थोड़ा सामान्य रूप से ले लूं मैं, जम्बू द्वीप में 78 अकृत्रिम जिनालय थे, धातकी खंड द्वीप में 156 अकृत्रिम जिनालय थे, पुष्करार्ध द्वीप में 156 अकृत्रिम जिनालय थे, ईश्वाकार पर्वत पर
4 अकृत्रिम जिनालय थे। मानुषोत्तर पर्वत पर 4 अकृत्रिम जिनालय थे। नंदीश्वर द्वीप में 52 अकृत्रिम जिनालय थे। यहां तक की तो चर्चा अपन ने पहले की है, उसकी तो मात्र यहां पर मैंने रिवीजन की। अब आगे के द्वीप और समुद्रों की चर्चा आज अपन यहां पर करने जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने अभी तक हुए अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा की। अब आगे की चर्चा करते हैं। देखिए, आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, यह है मानुषोत्तर पर्वत। आप सोच रहे होंगे दोबारा फिर मानुषोत्तर पर्वत क्यों दिखा रहे हैं? इन मानुषोत्तर पर्वत को दिखाने का कारण यह है, इस मानुषोत्तर पर्वत की ऊपर की चौड़ाई कितनी थी? 424 योजन थी। और नीचे की चौड़ाई कितनी थी? 1022 योजन थी। ये तो आपको याद है, अपने ये जो मानुषोत्तर पर्वत की रचना देखी थी तब देखा था। यह जो रचना है, इससे 10 गुनी आगे के द्वीप पर होने वाले पर्वत की रचना। मतलब कैसे? देखो, उसी की चर्चा अभी अपन यहां पर करने जा रहे हैं। दिखाई दिया सबको? पंडित जी दिख नहीं रहा। हाँ अब दिख गया। हाँ, अभी दिखाई दिया। हाँ, जी। चलिए, तो अभी अपन चर्चा करते हैं। देखिए, क्या हो रहा है। चलिए, देखिए, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये है कुंडलवर द्वीप। ये अंदर समुद्र, समुद्र के बाद ये बीच में कुंडलवर द्वीप, और इसके बाह्य में कुंड, ये अभ्यंतर कुंडलवर द्वीप हुआ, ये बहिरंग कुंडलवर द्वीप हुआ। जैसी रचना मानुषोत्तर पर्वत की थी, सेम वैसी ही रचना इसकी भी होती है। तो इसके अभ्यंतर और बहिरंग की अपेक्षा ये अभ्यंतर कुंडलवर द्वीप हुआ, ये बहिरंग कुंडलवर द्वीप हुआ। अब इस कुंडलवर द्वीप के बीच में यह एक पर्वत होता है जिसका नाम है कुंडलवर पर्वत। या इस कुंडलवर पर्वत के ऊपर ये बिल्कुल बीचों बीच द्वीप के है। इस पर्वत के कारण यह द्वीप दो भागों में विभाजित हुआ। ठीक है, यह जो पर्वत है, यह पर्वत अभी यहाँ पे तो आपको बहुत चौड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में इसका प्रमाण बहुत ही छोटा है। कितना छोटा है? तो देखिए, वो भी दिखा देता हूं मैं आपको।
ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल 13 द्वीपों की रचना का सामान्य विस्तार दिखाई देता है। पहला ये जो दिखाई दे रहा है ये जम्बू द्वीप, उसके बाद धातकी खंड द्वीप जो ये दिखाई दे रहा है लवण समुद्र के बाजू में, उसके बाद ये पुष्कर अर्ध द्वीप, ये उसका मानुषोत्तर पर्वत, उसके बाद 8वें नंबर का द्वीप नंदीश्वर द्वीप, जहां पर अपन ने 52 अकृत्रिम जिनालय देखे थे, वो ये हो गया। उसके बाद 11वें नंबर का द्वीप जो कि कुंडलवर द्वीप कहलाता है। इस कुंडलवर द्वीप के बिल्कुल बीचों बीच इस प्रकार का ये पर्वत होता है। इस पर्वत के कारण इस कुंडलवर द्वीप का 2 क्षेत्रों में विभाजन होता है। ये अभ्यंतर क्षेत्र, ये बहिर् क्षेत्र। इस अभ्यंतर और बहिर् क्षेत्र के बीच में ये जो पर्वत है ये इतना सा दिखाई देता है। जब अपन लंबा विस्तार देखेंगे तो पर्वत बहुत छोटा होता है और इसको जब छोटे मायने में निकालते हैं तो पर्वत बहुत बड़ा दिखाई देता है। इस प्रकार से यह कुंडलवर द्वीप के बीच में होने वाला, मतलब 11वें नंबर के द्वीप के बीच में होने वाला यह कुंडलवर पर्वत है, जिसके कारण कुंडलवर द्वीप 2 भागों में विभाजित हुआ था। अब ये कुंडलवर द्वीप की रचना, द्वीप की मतलब द्वीप में होने वाले पर्वत की रचना, उसकी चर्चा अभी अपन करने जा रहे हैं। देखिए ये अभी आपने जो देखा था ना, इतना छोटा सा लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा। यह पर्वत की ऊपर की चौड़ाई और भूमि की चौड़ाई जितनी आपने पुष्करार्ध द्वीप की देखी थी, पुष्करार्ध द्वीप के बीच में होने वाले मानुषोत्तर पर्वत की देखी थी, उससे 10 गुना इसकी चौड़ाई होती। 10 गुना कैसे? वहां पे अपन ने देखा था 424 योजन लंबा यह छत के ऊपर होने वाला पर्वत है। उससे 10 गुना मतलब 424 इंटू 10 तो 4240 योजन चौड़ा यह छत के ऊपर यह पर्वत होता है। और भूमि के पास यदि इसकी चौड़ाई देखे तो उसकी चौड़ाई थी 1022 योजन, तो उससे 10 गुना तो 10,220 योजन इतनी इसकी भूमि की चौड़ाई है। क्योंकि देखिए आगे आगे पर्वत और क्षेत्र दुगने दुगने होते गए हैं। आगे समझ में, पर्वत नहीं, जल, समुद्र और क्षेत्र दुगने दुगने होते गए। 8वें द्वीप के बाद 9वें द्वीप का मतलब 8वें समुद्र के बाद 9वें नंबर का द्वीप दुगना है। 9वें नंबर द्वीप से 9वें नंबर का समुद्र दुगना है। 9वें नंबर के समुद्र से 10वें नंबर का द्वीप, 10वें नंबर के द्वीप से 10वें नंबर का समुद्र दुगना हो गया। अब उससे दुगना ये 11वें नंबर का द्वीप है। तो निश्चित रूप से इस द्वीप की चौड़ाई बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से यह पर्वत बहुत ही छोटा है। यहाँ पे अपने को पता चलता है अरे 10,220 मतलब बहुत चौड़ा हो गया, लेकिन वास्तव में वहां पर देखे तो इसका नाम बहुत ही छोटा दिखाई देगा। इस प्रकार से नीचे की चौड़ाई में, भूमि के पास की चौड़ाई में 10,220 योजन है और छत के ऊपर 4,240 योजन चौड़ा है और ऊंचाई में 75,000 योजन चौड़ा है। इस प्रकार से ये कुंडलवर पर्वत इस क्षेत्र को जो विभाजित करता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, उसकी चर्चा अपन ने की। अब आगे चलते हैं। यह जो पर्वत है, यह पर्वत सुवर्ण का पर्वत। अभी तो देखिए
ये सब सुवर्ण की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में ये भी आता है, क्या इतना सारा सोना पड़ा है और फिर भी सोने के भाव दिन दुने रात चौगुने बढ़ रहे। आज तो कुछ 56,000 हो गया ऐसा सुनने में आया। अब देखिए, इस प्रकार से इतने सोने के भाव अपने यहाँ पे बढ़ रहे, लेकिन यहाँ के सोने को कोई छू नहीं सकता, कोई निकाल नहीं सकता। यहाँ पे यदि निकालता तो कोई भी सोचता चलो थोड़ा सा पर्वत पे से जाके निकाल के लेके आएंगे, फ्री में काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। ये सुवर्ण निर्मित पर्वत है और अकृत्रिम है, किसी ने बनाया नहीं। इसकी प्रत्येक 4 कूट पीछे की तरफ होते हैं, प्रत्येक दिशा में। मतलब ये अपन पूर्व दिशा की चर्चा कर रहे, तो पूर्व दिशा में पीछे की तरफ 4 कूट होते हैं और उन 4 कूटों के बीच में एक कूट होता है। वे जो 4 कूट है, ये 4 कूट चौड़ाई में 500 योजन नीचे, ऊंचाई में 500 योजन ऊंचे और छत पे 250 योजन चौड़े होते हैं। इस प्रकार के ये 4 कूट इस कुंडलवर द्वीप के बीच में होने वाले पर्वत के ऊपर पूर्व दिशा में है और उसके आगे एक कूट है, जिस कूट की लंबाई और चौड़ाई, मतलब ऊंचाई और चौड़ाई भूमि पर 500 योजन, ऊंचा 500 योजन और छत पर 250 योजन ऐसा यह कूट होता है। तो शुरुआत में पीछे की तरफ 4 कूट है और आगे की तरफ एक कूट है, जिसके ऊपर एक अकृत्रिम जिनालय बना हुआ है। इस प्रकार से यह अकृत्रिम जिनालय वाला यह सबसे आगे वाला कूट होता है। जैसे हमने पूर्व दिशा में देखा, वैसे दक्षिण दिशा में भी 4 कूट होते हैं और बीच में एक कूट जिसके ऊपर अकृत्रिम जिनालय है, उसका नाम है सिद्धायतन कूट, या इसको सिद्ध कूट भी कहते हैं। इसी प्रकार से पश्चिम दिशा में क्रमशः 4 कूट है, सामने एक कूट है जिसके ऊपर अकृत्रिम जिनालय है। इसी प्रकार से उत्तर दिशा में पीछे की तरफ 4 कूट है और उसके आगे की तरफ होने वाले कूट के ऊपर अकृत्रिम जिनालय होता है। इस प्रकार से देखें तो इस कुंडलवर द्वीप के बीच में होने वाले कुंडलवर पर्वत के ऊपर 4 दिशाओं में 4-4 कूट पीछे की तरफ और आगे की तरफ एक कूट जिसके ऊपर अकृत्रिम जिनालय। इस प्रकार से इसका थोड़ा विशेष वर्णन है, वह अपन देखते हैं त्रिलोक सार पेज नंबर 733 और गाथा नंबर 246। इस कुंडलगिरी के शिखर पर पूर्व दिशा में वज्र, वज्रप्रभ, कनक, कनक प्रभ, ये 4 एवं एक सिद्ध कूट, इस प्रकार 5 कूट होते हैं। इसमें नाम गिनाए हैं, ये 4 कूटों के नाम बताए। इसी प्रकार दक्षिण की तरफ होने वाले जो कूट हैं, इन कूटों के ऊपर रजत कूट, रजताभ, सुप्रभ, महाप्रभ, ऐसे 4 कूट हैं और आगे सिद्ध कूट। पश्चिम में भी इसी प्रकार से हैं, अंगकूट, अंगप्रभ, मणिकूट, मणिप्रभ और बीच में सिद्धकूट। और फिर उत्तर की तरफ रुचक, रुचकाभ, हिमवत, मंदर और एक सिद्धकूट। इस प्रकार से 20 कुल मिला के 20 कूट होते हैं, जिसमें 4 सिद्धकूट होते हैं और उस पे चैत्यालय होते हैं। अवशेष 16 कूटों पे अपने कूट के नामधारी देव निवास करते हैं। तो जो इनके नाम हैं
उसके ऊपर देवों के निवास मतलब भवन है। इस प्रकार से 4 कूटों पे अकृत्रिम जिनालय और बचे हुए 16 कूटों पे उस नाम के धारी देवों के निवास होते हैं। इस प्रकार से कुंडलगिरी शिखर पर होने वाले इन कूटों की और अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा यहाँ पर होती है। अब जो अपन ने अकृत्रिम जिनालय जोड़े थे नंदीश्वर द्वीप तक, उसमें ये 4 कूट भी अपने को जोड़ लेना चाहिए। और अब अपन चर्चा करने जा रहे हैं वह है रुचक गिरी पर्वत। कुंडलगिरी पर्वत 11वें नंबर का द्वीप वाला पर्वत, मतलब 11वें नंबर का द्वीप कुंडलगिरी कुंडल कुंडल क्षेत्र, और अब 13वें नंबर का द्वीप जिसका नाम है रुचक द्वीप, रुचक वर द्वीप। ठीक है, कुंडलवर द्वीप 11वें नंबर का द्वीप और रुचकवर द्वीप 13वें नंबर का द्वीप। जैसी रचना रुचकवर द्वीप कुंडलवर द्वीप में थी, उसी प्रकार की कुछ रचना इस रुचकवर द्वीप पर भी होती है। ये रुचकवर द्वीप और उसके बीच में होने वाला रुचकवर पर्वत, इस रुचकवर पर्वत के कारण भी इस रुचकवर द्वीप का 2 भागों में विभाजन होता है। इस पर्वत की ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई एक समान अर्थात 84,000 योजन। देखो, ये अपन अकृत्रिम जिनालयों की रचना देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर सब हिसाब हजारों में, लाखों में और हजार लाख आंकड़े में नहीं, योजनों में है, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है ना, तो इसकी रचना भी उसी प्रमाण में होती है। तो इसी प्रकार से यह जो रुचकवर द्वीप के बीच में रुचकवर पर्वत है, इसकी ऊंचाई 84,000 योजन और चौड़ाई भी 84,000 योजन ही होती। ऐसा यह भूमि से ऊपर तक उठा हुआ रुचकवर पर्वत है। इस रुचकवर पर्वत की पूर्व दिशा में 8 प्रकार के कूट होते हैं। सबसे पहले 8 प्रकार के कूट, उन 8 प्रकार के कूटों के बाद एक कूट, उसके बाद आगे एक कूट और उसके बाद आगे वाले कूट के ऊपर अकृत्रिम जिनालय। तो कुल मिला के 8 कूट हो गए। उसके बाद 1, 2 और 3, ऐसे 8 और 3 11 कूट एक दिशा में होते हैं। किसी के ऊपर, किसके ऊपर? रुचकवर पर्वत के ऊपर। ये 8 कूट, उसके बाद एक कूट, उसके बाद एक कूट और सबसे प्रथम कूट के ऊपर अकृत्रिम जिनालय। ये हुई पूर्व की रचना। ऐसे ही दक्षिण की भी रचना, ऐसे ही पश्चिम की भी रचना और ऐसे ही उत्तर की भी रचना होती है। तो ऐसे 11-11 कूट प्रत्येक दिशा में इस रुचकवर पर्वत के ऊपर होते हैं। इस प्रकार से रुचकवर पर्वत के ऊपर होने वाले कूट, अब उन कूटों की विशेषता थोड़ी सी यहाँ पर बताई, उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ पर पेज नंबर त्रिलोक सार, पेज नंबर 734 और गाथा नंबर 947, इसके ऊपर इसकी थोड़ी सी चर्चा है। यहीं से पढ़ते हुए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। रुचक पर्वत पर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, इन 4 दिशाओं में से पृथक पृथक दिशा में पंक्ति रूप क्रम से अर्थात पंक्तिबद्ध 8 कूट है। इन 8 कूट के अभ्यंतर में चारों दिशाओं में 4 कूट, अर्थात प्रत्येक दिशा में एक कूट। इन चारों कूटों के अभ्यंतर में और 4 कूट, एक एक कूट प्रत्येक दिशा में।
इस प्रकार से प्रत्येक दिशा में 8 कूट, अभ्यंतर में 3 कूट कैसे, ये हो गए 8 कूट, और अभ्यंतर मतलब अंदर की तरफ, ये हो गए 3 कूट। 3 कूट है जिनमें 4 सर्व अभ्यंतर कूट जिनेन्द्र संबंधी, अर्थात इन कूटों पे जिनेन्द्र भवन है, देवियों के वास नहीं है। अब देखो, ये जो अभ्यंतर कूट मतलब सबसे पहला वाला कूट है, इसके ऊपर अकृत्रिम जिनालय है, इसके ऊपर कोई देवी देवताओं के वास मतलब आवास नहीं। अब इसके आगे बताते हैं, ये आगे मतलब पूर्व दिशा से अपन चले, पूर्व दिशा के जो 8 कूट है, इनका नाम यहाँ पर बताया, सिर्फ पढ़ता हूं, देखिए। कनक, कांचन, तपन, स्वस्तिक, सुभद्र, अंजनक, अंजनमूल और वज्र, ये 8 नाम के कूट हैं, जिनमें क्रम से विजया, वैजयंती, जयंती, अपराजिता, नंदा, नंदावती, नंदोत्तरा, नंदीसेना, ये 8 कुमारियां निवास करती हैं। अब देखो, इन 4 दिशाओं में जो 8-8 कूट है, मैं यहां से क्यों पढ़ के बताना चाहता था, क्योंकि कुछ दिन पहले एक ने प्रश्न मेरे को पूछा था, जब माता के गर्भ में तीर्थंकर आते हैं तो माता की सेवा करने के लिए स्वर्ग से देवियां आती है। वो श्री देवी के बारे में उन्होंने प्रश्न पूछा था। यहां पर बताया कि उस देवी की सेवा करने के लिए सिर्फ 8 ही नहीं आती, 8-8 के स्टेप में आती। तो ये जो पूर्व दिशा में 8 कूट है, जिनके की मैंने अभी नाम बताए, वे 8 देवियां जो कि इस कूट के ऊपर रहती है, वह यहाँ पे बताया, ये 8 कुमारियां भृंगार धारण करके, भृंगार श्रृंगार होगा या वस्त्र का कोई प्रकार होगा, तो भृंगार धारण कर माता की सेवा करती है। यहाँ की जो 8 देवियां हैं, वो भृंगार धारण करते हुए माता की सेवा करने के लिए यहाँ पर पहुंचती है। अब देखो, इसके आगे के दक्षिण के 8 कूटों पर जो 8 देवियां हैं, वे 8 देवियां दक्षिण दिशा में स्फटिक कूट में इच्छा नाम की देव कुमारी वास करती है, रजत कूट में समाहरा, कुमुद में सुप्रणकीर्णा, नलिन में यशोधरा, पद्म में लक्ष्मी, शशि में शेषवती, वैश्रवण में चित्रगुप्ता और वैडूर्य में वसुंधरा, ये 8 देवांगनाएं रहती है। ये 8 देव कुमारियां हाथ में, सुनिए अभी ये मैं बताना चाहता हूं, ये 8 कुमारियां हाथ में दर्पण लेके माता की सेवा करती। ये अलग अलग देवियां अलग अलग प्रकार से माता की सेवा करती। यहाँ की देवियां भृंगार धारण करके माता की सेवा करती, यहाँ की देवियां हाथ में दर्पण लेके माता की सेवा करती। देखिए, दर्पण का जिनागम में बड़ा महत्व है, क्योंकि स्वप्नों में भी दर्पण दिखाई देता है, और दर्पण माता के सपने में भी आता है, और दर्पण अष्टमंगलों में भी होता है, और ये दर्पण लेके माता की सेवा करने आती है। मतलब दर्पण के द्वारा माता को भी कुछ दिखाती होगी, और उसके माध्यम से माता की सेवा भी करती है। इस प्रकार से इस दक्षिण की देवांगनाएं
दर्पण लेके माता की सेवा करने पहुंचती हैं। अब आगे की जो देवांगनाएं हैं, ये आगे की देवांगनाएं हाथ में 3 छत्र धारण कर अति प्रमोद युक्त होती हुई माता की सेवा करती। अब यहाँ की जो 8 कुमारियां हैं, वह 8 कुमारियां भी माता की सेवा करने के लिए आती है, लेकिन हाथ में 3 छत्र लेके आती है और उसके बाद माता की सेवा करती। इसके बाद उत्तर दिशागत जो 8 कूट है, इन 8 कूटों पर होने वाली देवियां वे चवर लेके, देखिए ये सभी जिनेन्द्र भगवान के जन्म कल्याणिक में चवर धारण कर अति प्रमोद पूर्वक जिन माता की सेवा करती। तो यहाँ की जो कुमारिकाएं हैं, वे चवर लेके आती है और माता की सेवा करती। इस प्रकार से पुष्करवर द्वीप और उसके बीच में होने वाला पुष्करवर पर्वत, इस पर्वत पर जो कूट है, इन कूटों पे रहने वाली 8 देवियां उस माता की सेवा करती है जिनके गर्भ में तीर्थंकर का जन्म होने वाला, और ये सब कुमारियां होती है। इस प्रकार से ये 8 की 8 कुमारियां वहां तीर्थंकर के माता की सेवा करने के लिए पहुंचती है। इस प्रकार से 13वें नंबर का द्वीप, इस 13वें नंबर के द्वीप के ऊपर ये 8 कूट, और इन 8 कूटों के ऊपर वहां की देवियां रहती है, और वे देवियां तीर्थंकर के माता की सेवा करने के लिए पहुंचती है, और कहीं तो तीर्थंकर के जन्म कल्याण पे भी आते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ के 8 कूटों की चर्चा की। अब ये आगे वाले 2 कूट हैं, इसकी भी चर्चा इसमें बताई है, वो भी थोड़ी सी देखते हैं। रुचक पर्वत के अभ्यंतर कूट में से पूर्व और दक्षिण में क्रमशः विमल और नित्यलोक तथा पश्चिम और उत्तर में क्रमशः स्वयंप्रभ और नित्योद्योत नाम के कूट, इनमें क्रम से कनका, शतरुधा, कनक चित्रा, सौदामिनी, ये 4 देवियां रहती हैं। ये तीर्थंकर के जन्म काल में सर्व दिशाओं को निर्मल करती। आ गया समझ में? तो ये जो है, ये यहाँ की 1, 2, 3 और ये 4, इन 4 कूटों पर रहने वाली देवियां जब तीर्थंकर होते हैं तो तीर्थंकर के जन्म कल्याण में सर्व दिशाएं निर्मल करती। निर्मल मतलब कहीं पर बादल छाए हुए हैं, कहीं प्रकाश नहीं आ रहा है, कहीं धूल धूल मची पड़ी है, ऐसा नहीं होता। जब तीर्थंकरों का जन्म होता है तो सब आकाश बिल्कुल निरभ्र और स्वच्छ होता है। वह काम यहाँ की देवियां करती। अब देखो, इन कूटों के अभ्यंतर को जो 4 कूट क्रमशः वैडूर्य, रुचक, मणिकूट और राज्योत्तम, ये 4 कूट है, इनमें क्रमशः रुचका, रुचक कीर्ति, रुचकांता और रुचक प्रभा, ये 4 देवियां रहती है। ये तीर्थंकर के जन्म समय में जात कर्म का कार्य करती है। इस प्रकार से इसके ऊपर रहने वाली जितनी भी देवियां हैं, सब देवियां, कुछ देवियां जन्मों के समय की जिम्मेदारियां उठाती, तीर्थंकरों के जन्म के समय की जिम्मेदारियां उठाती है, और कुछ देवियां उस माता की सेवा करने पहुंचती। इस प्रकार से ये रुचक गिरी पर्वत के ऊपर होने वाले 11 कूटों में से 1 कूट के ऊपर तो अकृत्रिम जिनालय है, और बाकी के 10 कूटों पर देवियां रहती है, जो कि तीर्थंकर की माता की और तीर्थंकर के जन्म कल्याणिक में
उत्साह पूर्वक सम्मिलित होते हुए वहां की जिम्मेदारियां उठाती। ऐसे ये 13वें नंबर का द्वीप और उसके ऊपर होने वाले अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा। अब इन 4 अकृत्रिम जिनालयों को भी जोड़ लेना तो कितने हो गए? अब देखो, मैं क्रमशः आपको बताता हूं। जम्बू द्वीप पे 78, धातकी खंड द्वीप पे 156, पुष्करार्ध द्वीप पर 156, ईश्वाकार पर्वत पर 4, मानुषोत्तर पर्वत पर 4, नंदीश्वर द्वीप में 52, कुंडलवर द्वीप में 4, रुचकवर द्वीप में 4। अब इन सब को जोड़ते हैं तो कुल मिला के 458 अकृत्रिम जिनालय होते। ऐसे मध्यलोक में 458 अकृत्रिम जिनालय होते। इनके अलावा इतने बड़े अकृत्रिम जिनालय मध्यलोक में कहने की बजाय नर तिर्यक लोक के अलावा और कहीं आगे दिखने में मिलते नहीं। फिर ऊर्ध्वलोक और अधोलोक में भी मिलेंगे, उसकी चर्चा वहां पर करेंगे। मध्यलोक में सिर्फ 458 ही अकृत्रिम जिनालय देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ये जम्बू द्वीप से लेके 13वें नंबर के द्वीप तक 458 अकृत्रिम जिनालय होते हैं। ऐसे 458 अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा जिनवाणी में आती है। आ गया समझ में? ऐसे 458 अकृत्रिम जिनालय है। अब मैंने कल आपको प्रश्न पूछा था कि 720 तीर्थंकरों की भी चर्चा आती है, वो कैसे? वो भी मैं आपको यहां पर बता दूं। देखिए, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, जहां पर एक क्या बोलते हैं, उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी काल में 24 ही तीर्थंकर होते, इससे ज्यादा नहीं होते। उत्सर्पिणी में 24 होंगे, अवसर्पिणी में भी 24 होंगे। उत्सर्पिणी के चौथे काल में होंगे, अवसर्पिणी। इस प्रकार से इस चौथे काल में यहाँ पे तीर्थंकर जो होते हैं वह 24 ही होते हैं। अब देख लो, वर्तमान के 24, भूत काल के 24 और भविष्य काल के 24, कितने हुए? 72, 72 तीर्थंकर हुए। और इस ढाई द्वीप में 5 भरत हैं और 5 ऐरावत, तो कितने हुए? 720। ऐसे पूजन करते समय 720 तीर्थंकरों को भी अर्घ्य चढ़ाया जाता। आ गया समझ में? 170, 720, 20, 24, ऐसे अलग अलग प्रकार से तीर्थंकरों की गिनती की जाती है। ऐसे इन तीर्थंकरों की रचना और अकृत्रिम जिनालयों की रचना इन 13वें नंबर के द्वीप तक कहीं गई है, ऐसा इसका विषय है जो आज हमने देखा। अब जितना विषय चला, इसके बारे में किसी को कोई प्रश्न उठता हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, पूछिए। हाँ, पूछिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जी पंडित जी, आपने कुंडलवर पर्वत की लंबाई चौड़ाई मुझे एक बार फिर से बता दीजिए। कुंडलवर द्वीप में होने वाला जो पर्वत है, हाँ इसकी छत की चौड़ाई, हाँ देखिए मैं आपको यहाँ छत की चौड़ाई जी 4240 योजन जी और भूमि की चौड़ाई 10,220 योजन हाँ और उसकी ऊंचाई 75,000 योजन है। हाँ
71 की ठीक है 75 75 बोले 75 70 75 और चौड़ाई पंडित जी 4240 ये छत पे है। और भूमि पे 10,220 हाँ और लंबाई 75 लंबाई नहीं ऊंचाई हाँ ऊंचाई 75 योजन ठीक 75,000 योजन हाँ ठीक 75,000 योजन हाँ और चौड़ाई 10,220 हाँ ठीक ठीक है पंडित जी। ठीक है ना हाँ हाँ ठीक है। चलिए अभी आगे किसका प्रश्न हो तो पूछिए हाँ पूछिए हाँ सिंपल जी कोई है वो पूछिए हाँ जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जय जिनेन्द्र हेलो हाँ पूछिए है आपको पंडित कोई जी, प्रश्न आपने भोग भूमि जैसे 30 भोग भूमि बताई तो उसमें कुभोग भूमि कहाँ भोग होगी? भूमि क्या कुभोग भूमि कहाँ होगी? भोग भूमि 30 भोग भूमि जैसे है डाइद्वीप में, तो कुभोग भूमि कहाँ है? भोग कुभोग भूमि भूमि तो कई बार बता चुका मैं तो कुभोग नहीं, भूमि की बात कर रहे हैं क्या हाँ जी कुभोग भूमि की भोग भूमि की बात कर रहे हैं कि कुभोग भूमि की कर रहे हैं कुभोग भूमि। कुभोग भूमि की चर्चा तो अभी अपनी चलने वाली है अच्छा अच्छा वो तो इसमें लवण समुद्र में और कालोदधी समुद्र में होती है उसका विस्तार अपन आगे देखने वाले हैं अच्छा ठीक अभी उसकी चर्चा नहीं की है वो आपको स्थूल तौर पे बताऊं तो लवण समुद्र में होती है और लवण समुद्र में और कालोदधी समुद्र में है अच्छा अच्छा ठीक है वही मैं हाँ ठीक है थैंक यू। उसकी चर्चा अभी करूंगा इसके बाद इसलिए मैं वो विस्तार नहीं कर रहा हूँ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ना हाँ जी। हाँ अब अगला प्रश्न पूछिए अनीता जी जैन जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र पूछिए ये आपने जो अष्ट देवी की बात करी अपन ने हाँ वो अष्ट देवी तो ठीक है हो गई 8 इधर 8 इधर 8 इधर 8 उधर हाँ है ना। हाँ वो सबके अलग अलग काम भी हो गए थे तो ठीक हाँ आपने ये भी बोला था कि जो 56 कुमारी होती हैं हाँ मतलब यही 8-8 करके पहुंचती हैं अब वो मतलब 56 कुमारिकाओं का तो इसमें उल्लेख नहीं आया है अच्छा कि यही मिलके 56 होती है क्या क्योंकि 8 चौक 32 हुई हाँ और ये 4 दूनी 8 हो गई 40 ही हुई तो यही 56 कुमारिकाएं हैं ये तो मालूम नहीं यहाँ पे तो उल्लेख इतना है कि माता की सेवा करने के लिए जो 8 देवियां पहुंचती है वो इनका नाम यहाँ पर उल्लेख आया है तो यही 56 में यही गिनी जाती होगी तो शायद हो सकता है यही मतलब पूरे 2.5 द्वीप में सभी जगह यही जाती होंगी। हाँ यही जाती है ठीक ठीक है ना अभी उसका उल्लेख कहीं मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा अभी तो मेरे को इसमें उल्लेख नहीं मिला ठीक है धन्यवाद भैया। ठीक है चलिए अब अगला प्रश्न किसका है हाँ पूछिए वो राजकोट से जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र ये अपने मध्य लोक की जो चर्चा की उसमें जो पहाड़ पे सारी कूटे हैं हाँ सबके ऊपर देव देवियां रहते हैं बिल्कुल तो वो परमानेंट वो देव देवियां मध्य लोक में ही रहते हैं। ने वही बता रहा जी था जी कि इन देवियों के मूल निवास तो जहां पे ओके जन्मते हैं देवलोक वहां में होते हैं स्वर्ग में ओके हाँ तो वैमानिक होंगे तो विमानों ओके में होंगे यहाँ पे तो रहने के लिए आती हाँ है मैं इतने सारे पर्वत पे इतनी सारी टुक और इतने सारे देवों के परिवार देखिए अपने से कई संख्या में कई गुना देव ज्यादा है हाँ इसमें ज्यादा है ये तो बहुत छोटा प्रमाण अपने को पढ़ने के लिए मिल रहा है ओके स्वर्गों में तो अपन जब चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा जी कि हजारों में विमान है लाखों में विमान है और जी सब में देव देवियां रहते हैं तो जी उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है जी ठीक है ओके जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र अगला सवाल पूछिए रीना जी
हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, आपने ये जो तीनों काल के 720 जिनेश्वर बताए, तो हाँ। उसमें विदेह क्षेत्र के तो नहीं आएंगे ना? नहीं, विदेह क्षेत्र में नहीं गिना है। हाँ, नहीं 720 वो में नहीं विदेह आएंगे क्षेत्र ना? नहीं आता। हाँ, हाँ, सिर्फ 5 भरत और 5 ऐरावत के 3 काल के मिला के 720 होते हैं। 720 हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है। हाँ, बस। हाँ, जय चलिए, जय जिनेन्द्र। अब ये औरंगाबाद से कीर्ति जी, हाँ पूछिए। हाँ, अभी आपने बताया था कि जैसे मानुषोत्तर पर्वत है, तो मानुषोत्तर हाँ। पर्वत से 10 गुना कुंडलवर द्वीप का है। तो मुझे थोड़ा हाँ। सा कंफ्यूजन हो रहा, ऊंचाई में भी 10 गुना है क्या वो पर्वत? नहीं, ऊंचाई में 10 गुना नहीं होता है। ऊंचाई में हाँ, इसीलिए 75,000 पूछा योजन है। क्योंकि वो जमरा नहीं था मेरा इधर का, इसलिए नहीं, पूछा। ये छत तो के ऊपर 10 गुना है और नीचे 10 भूमि गुना, के ऊपर 10 गुना है। हाँ, और इसके मानुषोत्तर पर्वत की ऊंचाई 1721 है ना? हाँ योजन। बिल्कुल 1721 योजन। हाँ, और इसकी 75 योजन। ये मेरा 10 गुना से थोड़ा सा ये हो रहा था, इसीलिए पूछा। कंफ्यूज हो रहा जय था। जिनेन्द्र। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं। आ गया समझ में अभी? हाँ हाँ, ठीक है, आ गया। चलिए, अभी देखिए, करीब सबके प्रश्न तो खत्म हो गए हैं। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर इस ढाई द्वीप की रचना और उसके बाद आगे के पर्वत और क्षेत्रों की रचना भी देखी। ऐसी यह अकृत्रिम जिनालय की ये इंद्रध्वज विधान आप यदि करेंगे तो उसमें इन्हीं सब अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा आती है। आ गया समझ में? जब भी इंद्रध्वज विधान पढ़ने के लिए बैठो और ये प्रकरण आप सामने लेके बैठेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत इंद्रध्वज विधान पूरा का पूरा फिट बैठ जाएगा। इस प्रकार से यह अकृत्रिम जिनालय, तीर्थंकरों की रचना और उनके क्षेत्रों की चर्चा अपन ने यहाँ पर की।